नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच एक बार फिर रण क्षेत्र में लेकर आ गई हूं। मुद्दा राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद का है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं ये भी समझ लीजिए। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही सियासी धमाका हो चुका है। देश में 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन को चुनावी मैदान में उतारा है, तो इंडी गठबंधन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी चुनावी मैदान में है। अब ये दो चेहरे हैं और इन्हीं दो चेहरों को लेकर ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद की है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अब आपको बताती हूं। एनडीए ने अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके सहयोगियों के उम्मीदवार यानी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं रेड्डी, बी सुदर्शन रेड्डी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर नक्सलियों को कवर फायर दिया। जी हां, नक्सलियों को कवर फायर एक फैसले के माध्यम से दिया गया। ये वही जज हैं जिनके फैसले ने सलवा जुडूम को खत्म कर दिया। सलवा जुडूम वो आंदोलन जिसे शुरू किया गया था इस उद्देश्य, इस लक्ष्य के साथ कि देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देना है। इसे एक जन आंदोलन के रूप में लिया गया था, लेकिन सलवा जुडूम इसी आंदोलन को, इसी अभियान को जिसे खुद कांग्रेस के लीडर्स ने शुरू किया था, महेंद्र कर्मा जो कि कांग्रेसी नेता रहे, उन्होंने ये शुरू किया था, लेकिन इसी अभियान, इसी आंदोलन को असंवैधानिक करार देकर इसे बैन कर दिया था 2005 में। ये बैन किसने लगाया? ये बैन लगाया था सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने। उस फैसले के बाद से परिस्थिति ऐसी आई कि नक्सलियों ने जो कत्लेआम किया उसमें हमारे कई जवानों को बलिदानी होना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार सीधा हमला किया। एक कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर यह फैसला न लिया गया होता, यह फैसला न आता, तो साल 2020 तक नक्सलवाद का नामो निशान मिट चुका होता। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ऐसे शख्स को देश का उपराष्ट्रपति बनाना चाहता है जो पहले ही अर्बन नक्सल का एक चेहरा रह चुका है। यह आरोप लग रहा है। सवाल यह है कि क्या देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद नक्सल समर्थकों के हवाले किया जाना चाहिए? यह सवाल अब गूंजने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने यह आरोप लगाया है कि 2020 में ही नक्सलवाद खत्म हो चुका होता अगर यह फैसला न आया होता, तो इसके बाद यह सवाल सामने आ रहा है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन नक्सलियों के राजनीतिक आकाओं की भूमिका निभा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि यह लड़ाई उपराष्ट्रपति की कुर्सी की लड़ाई होने वाली है या फिर नक्सलवाद के संरक्षकों की? क्या यह लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद हो चुकी है? इसी पर आज खुलकर हम बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ जाएंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले ये टीजर रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले इस हाई प्रोफाइल पद के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने सीवी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है, तो वहीं उनके खिलाफ विपक्ष ने वी सुदर्शन रेड्डी को चुनावी मैदान में उतारकर राजनीति को दिलचस्प कर दिया है। लेकिन विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी पर अमित शाह ने एक न्यूज वेबसाइट के निजी कार्यक्रम में जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वामपंथी नक्सलियों के समर्थक को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के इस कदम से केरल में कांग्रेस की जीत की जो बची खुची संभावना थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी वही हैं जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को मदद करने के लिए सलवा जुडूम का जजमेंट दिया था, और अगर ये जजमेंट न दिया गया होता
तो वामपंथी नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। यही सज्जन हैं जिन्होंने वामपंथी विचारधारा से प्रेरित होकर सलवा जुडुम का जजमेंट दिया। शाह ने कहा कि केरल ने नक्सलवाद का दर्द झेला है। केरल की जनता निश्चित रूप से देखेगी कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी दलों के दबाव में एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का इस्तेमाल किया। अमित शाह ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को साउथ बनाम साउथ के नजरिए से न देखा जाए। देश का उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य से आ सकता है। इस तरह से सोचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। आपको बता दें कि दिसंबर 2011 में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर की 2 सदस्यीय बेंच ने सलवा जुडुम पर पाबंदी लगा दी थी। सलवा जुडुम का गठन छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, जिसमें आदिवासी युवाओं को नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया जाता था। बेंच ने सलवा जुडुम को अवैध और असंवैधानिक करार दे दिया था। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि उन्हें तुरंत निरस्त कर दिया जाए, यानी उनसे सारे हथियार छीन लिए जाएं। उनके इस फैसले से बहुत सारे कोया कमांडोज की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने वी सुदर्शन रेड्डी पर जो बयान दिया वो सियासत से कहीं ज्यादा न्यायपालिका के दुरुपयोग होने पर फोकस्ड है कि किस तरह से वामपंथी नक्सली आतंकियों के समर्थन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे मंच का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकते हैं। अगर वी सुदर्शन रेड्डी ये फैसला नहीं देते तो हो सकता है कि अब तक न जाने कितने लोगों की जान बच जाती, न जाने कितना सरकारी धन खर्च होने से बच जाता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन नक्सलियों के कारण देश को जो क्षति हुई उसकी भरपाई कौन करेगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खत्म होने की डेडलाइन दे दी है। 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सली आतंकियों का समूल नाश होकर रहेगा। ये प्रण है देश के गृह मंत्री का। लेकिन उनका दर्द ये भी है कि अगर सलवा जुडुम पर वी सुदर्शन रेड्डी वामपंथियों के दबाव में आकर फैसला न देते तो ये नक्सलवाद 2020 से पहले ही खत्म हो जाता। अब सवाल ये है कि देश का विपक्ष नक्सलियों को कवर फायर देने वाले अर्बन नक्सली को उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बना रहा है। इससे विपक्ष देश को क्या संदेश देना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। यही सज्जन है जिन्होंने आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर सलवा जुडम का जजमेंट दिया है। केरल ने नक्सलिज्म का दंश झेला है। तो 5 जुलाई 2011 का साल 2011 का ये फैसला अपने आप में बहुत सारे सवाल उस वक्त भी खड़ा कर रहा था और आज उन्हीं सवालों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आरोप लगाया, बड़ा सवाल पूछ लिया है कि आखिर ये कैसे प्रतिनिधि है, ये कैसे उम्मीदवार है। अगर वो फैसला नहीं लिया गया होता तो फिर साफ तौर से 2020 में ही भारत नक्सल मुक्त हो चुका होता। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है, भारतीय जनता नीति एनडीए, इसमें साफ तौर पर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार जो ऑपरेशंस चलाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से जिस तरह से नक्सली मूवमेंट को खत्म किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि 31 मई 2026 तक भारत नक्सलवाद से मुक्त होगा। तो ये जो सवाल, ये जो उन्होंने संकल्प लिया था और इसी संकल्प की परिणति के लिए जो कदम उठाए गए इस बीजेपी नीति एनडीए की सरकार में, और उससे पहले 2011 में जब ये फैसला आया और 2020 तक, जैसा कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर ये फैसला नहीं आया होता तो कब का भारत नक्सल मुक्त हो चुका होता। ऐसे में इस उम्मीदवारी के लिए उस नाम को खड़ा करना जिस पर आरोप लग रहे हों, एक फैसले को लेकर आरोप लग रहे हों कि यह वैचारिक ही था, यह विचार ही थे जो सीधे सीधे नक्सल को बल देते रहे। क्या ये आरोप और इस आरोप के बाद की ये लड़ाई वाकई राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद की होने वाली है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ आज जो गेस्ट पैनल जुड़ा है। चलिए, स्क्रीन पर सभी आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे धर्मेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ एलजेपी से डॉक्टर विभव कुमार झा भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत रावल साहब आपके साथ कर रही हूँ। आरोप बड़ा है, ये छोटा आरोप नहीं है। आरोप जो लग रहा है कि 2020 में, जैसा कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2020 में ही भारत नक्सल मुक्त हो चुका होता, इस समस्या से तभी मुक्ति मिल गई होती अगर 5 जुलाई 2011 का ये फैसला नहीं आया होता तो। लेकिन इन सब के बीच में सवाल महत्वपूर्ण ये है कि दोनों ही कैंडिडेट्स एक तरफ से ये कह रहे हैं कि यह विचारों की लड़ाई है
तो क्या कोई फैसला विचारों की लड़ाई की परिणति में तब्दील हो सकता है? क्या वाकई ये जो पूरा का पूरा चुनाव है अब राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद का हो चुका है, मान रहे हैं आप लोग? लावनी जी, आपको नमस्कार और नमस्कार आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे दोनों जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको भी नमस्ते। देखिए, ये जो लड़ाई है, ये राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोध की जो लड़ाई है, ये लगातार चल रही है। देश के आजाद होने से पहले से चल रही है। जो लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीयों के सामने नाटक किया करते थे स्वतंत्रता संग्राम का, और फिर किस प्रकार से अंग्रेजों की गुपचुप करके मदद किया करते थे, उनके साथ मिलकर जो है माहौल तैयार किया करते थे प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जिन लोगों ने भेजा था, तब से ही चल रही है। तो आपका ये जो प्रश्न कि क्या ये राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद की लड़ाई है, नक्सलवाद से तो केवल राष्ट्रवाद ही लड़ सकता है, और उसका कारण यही है कि अब से केवल 11 साल पहले तक, जब हम सत्ता में आए थे 2013-2014 तक, देश के 45% भूभाग पर इन नक्सलियों का प्रभाव हो चुका था। भारत के लगभग 100 से अधिक डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए थे जहां पर जान और माल के लिए जो है नक्सलवादी जो है एक तरह से प्रभावी थे, उन पर जान और माल जो है भारत के नागरिकों की सुरक्षित नहीं रह गई। तो इसलिए उस इतने बड़े भूभाग जो कि आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड, मध्य प्रदेश होते हुए किस प्रकार से राजस्थान और महाराष्ट्र तक फैला हुआ एक इतना बड़ा जो भूभाग जो नक्सलियों ने कब्जा कर रखा था, और केरल तक इसका प्रभाव था, बंगाल तक इसका प्रभाव था, उसमें वहां से हटकर आज केवल 2 डिस्ट्रिक्ट तक समेट दिया गया है नक्सलवाद, और अगले कुछ महीनों में नक्सलवाद नेस्ते नाबूद हो जाएगा, ये भी हम देखने वाले हैं। तो किस प्रकार से ये विषय तो राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधियों के बीच का ही है। जब राष्ट्रवादियों की सरकार बनी, उसके बाद नक्सलवाद का किस प्रकार से कमर तोड़ दी गई। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म। जैसे हम देखते थे उत्तर पूर्व का जो वहां पर जो टेररिज्म था, हम देखते थे उल्फा आतंकवादी होते थे, हम देखते थे नागा आतंकवादी होते थे, जिस प्रकार उनकी कमर तोड़ दी गई, इस प्रकार से नक्सलवाद भी। लेकिन ये लोग पाल रहे थे, और आज का विषय आपका बड़ा प्रासंगिक है। कांग्रेस की सरकारों में पाला जाता था, बड़े दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस के नेताओं पर भी हमले हुए। इसके बावजूद भी अपनी सरकार को, इनकी सरकार का किस प्रकार से एक गुप्त समझौता रहता था नक्सलवादियों से, उसकी एक झलक जो है आज हमने इनके राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन में देखी। आज भी हमारे कानों में चीखें गूंज रही हैं उन वीर नौजवान, उन वीर जवानों की, भारतीय सेना के जवानों की, जिनकी हत्या जो है इन नक्सलवादियों ने की, उन निर्दोष ग्रामीणों की, नागरिकों की, जिनकी जो संख्या सैकड़ों और करोड़ों में नहीं, लाखों तक पहुंच गई, कि अलग अलग प्रकार के आतंकवाद से जो पीड़ित रहा है भारत, आज भी उनकी चीखें हमारे कान में गूंज रही हैं। तो ऐसे में सवाल तो धर्मेश जी, सवाल तो फिर ऐसे ही जल्दी एक कमेंट पहले लेते हैं राहुल साहब, फिर उसके बाद आप लोगों को आमने सामने कर दूंगी आप लोगों को। धर्मेश जी, ऐसे में तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिसका सबसे बड़ा दंश आप लोगों ने झेला हो, आपकी पार्टी के नेताओं ने झेला हो, एक ऐसा फैसला जिसने कई कांग्रेसी नेताओं की जान ले ली हो, तो फिर तो ये उम्मीदवारी कहीं ना कहीं से उनके जो आपके खुद की पार्टी के नेता रहे हैं, महेंद्र कर्मा जैसे नेता, और बहुत सारे, दंतेवाड़ा में जो हुआ था वो अभी तक जब वो पन्ने खुलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये तो उनके बलिदान का अपमान हुआ। धर्मेश, देखिए, सबसे पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप एक बात समझिए, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ठीक है। नक्सलवाद, नो डाउट नक्सलवाद हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या रही है, और जिसका सरकारों ने, और जो अभी करंट सरकार है, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसके अंदर काम किया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने अगर फैसला दिया था सलवा जुर्म को डिस्बैंड करने का, तो उन्होंने पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ली होगी, उन्होंने संविधान का पूरा ध्यान रखा होगा, और संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने ये फैसला दिया होगा। अगर बीजेपी को ये समस्या थी इस फैसले, तो उन्होंने उसी टाइम ये बातें क्यों नहीं उठाई। दूसरा, मेरा ये मानना है कि जब सलवा जुर्म को डिस्बैंड किया गया था, तो उन्होंने 2 बड़ी बातें बोली थी कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। सलवा जुर्म डिस्बैंड हुआ, हमारी पार्टी थी जिससे सबसे ज्यादा नुकसान झेला है नक्सलाइट्स का। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब अगर हमने किसी को एक उम्मीदवार बनाया है, किसी को हमने ये एक पोजीशन दी है कि आप इलेक्शन लड़े, तो हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही सम्मानीय वो एक जज रहे हैं,
बहुत ही सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि ये जो डिसीजन है ये सारी जो इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने मिलकर लिया है और उन्होंने ये डिसीजन को सोच समझ के लिया है। लेकिन मेरा बार बार मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इस तरह एक बहुत ही अच्छे जज, जो कि एक बहुत ही नॉलेजेबल जज रहे हैं, बहुत ही सम्मानित एक जस्टिस रहे हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें करना हमारे सम्मानीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को शोभा नहीं देता है। वो फ्लोर पे लड़े, फ्लोर पे आप इलेक्शन लड़िए। आप देखिए, अगर किसी को भी कोई अगर आइडियोलॉजी का इशू होगा तो इलेक्शन का रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले को इस तरह से डिमीन करना, इस तरह से फैसले ही समाज को, देश को प्रभावित करते हैं। कोई भी फैसला ही देश और समाज को प्रभावित करता है। तो एक फैसला जिसने प्रभाव डाला हो, जिसकी वजह से कई जाने गई हो, तो फिर ऐसे फैसले, और वो फैसले एक खास विचार को जिसने जन्म दे दिया हो, और बल्कि जन्म नहीं बल्कि कहना चाहिए कि बल दे दिया हो, तो फिर तो सवाल उठेगा ना। क्या ये सवाल फिर नहीं उठना चाहिए? जुलूम जो है ना, सलवा जुलूम 1993 के आसपास बनी थी, महेंद्र कर्मा जी ने बनाई थी। शुरू में सलवा जुलूम बहुत अच्छा काम कर रही थी, नो डाउट उन्होंने गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया था। लेकिन आप एक बार समझिए, उसके अंदर जो रिक्रूट्स आ रहे थे उनको ना तो आर्म्स एंड एम्युनिशन की ट्रेनिंग दी जा रही थी, ना उनको ये पता था ना कि हमें किस तरह से लड़ना। और हमारी जो आर्म फोर्सेस थी और हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी बहुत अच्छा काम कर रही थी। मेरा ये मानना कि कहीं ना कहीं सलवा जुलूम जो एक पॉइंट पे जाके है ना बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, और वो उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाने लग गई थी जिन्होंने कि अच्छे मकसद के साथ उसको वो किया था, क्या कहते हैं, तैयार किया था। मेरा ये मानना कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था वो यही आया था कि सलवा जुलूम जो है वो धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, चाहे वो नक्सलाइट्स हो, चाहे वो हमारे आर्मी के जवान जो मारे गए थे, क्या उनका ह्यूमन राइट नहीं था? जो जवान मारे जा रहे थे, या आज भी जो जवान सरहदों पर इस वक्त लड़ रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हम लोग यहाँ बैठकर इतनी बहस कर रहे हैं, उनका ह्यूमन राइट कुछ नहीं होता। यानी आपके सिलेक्टिव अप्रोच में ह्यूमन राइट्स को भी आपने सिलेक्टिविज्म से जोड़ दिया सर। और हमेशा वैसे ही व्यक्ति क्यों चयनित होते हैं विपक्ष की तरफ से जो अपवादित हो? मैडम आपकी बात, 2014 में जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने थे तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि नक्सलाइट जो है वो हमारे बाहर के लोग नहीं है, ये हमारे घर के लोग हैं, हम इनके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हैं। आपको अगर ये स्टेटमेंट याद होगा तो उनका, ठीक है, सलवा जुलूम जो है वो एक पॉइंट पर जाके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन करने लग गई थी। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि अगर नक्सलवाद आतंकवाद से जुड़कर देश की सुरक्षा के लिए घातक हो जाए तो फिर सरकार को वो कदम लेना होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। आप लोग एक लाइन सुनते हैं, दूसरी लाइन सिलेक्टिविज्म के चक्कर में छोड़ देते हैं। पूरी पंक्ति बोलिए ना धर्मेश जी। देखिए जजमेंट ही नहीं पढ़ा है उनका। नहीं, मैंने पूरा पढ़ा है सर, मैंने पूरा पढ़ा है। यहाँ पे रावल साहब देखिए, उनका ये कहना है कि आप लोग फैसले को समझ नहीं रहे, फैसला ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ था, लेकिन क्या जवानों का ह्यूमन राइट्स नहीं था? ये बड़ा सवाल था। जल्दी से काउंटर आंसर कर लीजिए फिर जी आपके पास। और सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका भी। राहुल साहब काउंटर आंसर अभी सर, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है, आप पहले पूरी पंक्तियां पढ़िए। आइए राहुल साहब, आइए राहुल साहब। मैंने आपको सुना है, आप मुझे सुनिए। देखिए, ये लड़ाई यही है, ह्यूमन राइट्स के नाम पर किस प्रकार डीमंस को पाला गया, किस प्रकार ह्यूमन राइट्स जो है। जब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 5 जुलाई 2011 को जब ये फैसला आया, उससे मात्र एक साल पहले 6 अप्रैल 2010 को दांतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवानों को किस प्रकार से एम्बुश कर दिया गया था, मार दिया गया। सुनिए एक बार, रमेश बीच में मत बोलिए। रमेश में आपका क्या बात कर रहे हो साहब? मतलब आप टॉपिक से अब यहाँ ह्यूमन राइट खत्म हो गया। आप टॉपिक से डिबेट मत कीजिए। ये ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं। ह्यूमन राइट का वायलेशन सर, हमारे सबके लोग मरे हैं वहां पे। क्या ह्यूमन राइट का वायलेशन की बात कर रहे हैं? अभी ये ह्यूमन राइट की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो यार? सिविलिटी की बात, कुछ भी चालू हो जाते हो आप। जजमेंट पढ़ा है, ह्यूमन राइट की बात कर रहे हो। उन्होंने ये कहा कि सलवा जुलूम जो है ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रही थी। मेरा अधिकार है, क्या मेरा अधिकार नहीं है अपना मत रखना? क्या केवल आपका मत ठीक है? अरे सर, अरे विद्युत जी, आप प्रोफेसर आदमी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप सही बात कर रहे हैं। आर्टिकल 14-21 का वायलेशन है उसके अंदर, फंडामेंटल राइट का वायलेशन। ये दोगलापन, ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया ना उन्होंने। लावनी जी देखो ना, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो दोगलेपन का, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। कितनी शानदार बातें हो रही हैं। आर्टिकल 21 इंडिया में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को प्रोटेक्ट करता है। अभी बात हो रही थी अधिकारों की, अभी बात हो रही थी ह्यूमन राइट्स की, और जब मैं बोलने लगा मेरे बीच में मुझे मेरा मत रखना। मैं आपको सिर्फ करेक्ट कर रहा हूं, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के अगेंस्ट वो जजमेंट है। ह्यूमन राइट्स का क्या वॉयलेशन हुआ है ये मैं समझना चाहती हूँ। मैं धर्मेश जी आऊंगी आपके पास। ये ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन क्या हुआ है ये मैं समझना चाहती हूँ। यहाँ पे 2013 में 44 जवान गए, 2014 में 60 जवान बलिदान, 15 में 48, 16 में 38, 17 में 60 जवान, 18 में 55 जवान, 19 में 22 जवान। ये बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है।
ये इसके अलावा भी ये फहरिस्त, आप कानून की बात कर रहे थे ना, आपने फैसला नहीं पढ़ा, तो ये 2 पन्ने पूरे और मुझे लगता है कि मेरे प्रोड्यूसर नहीं बोल रहे हैं कि ये तो बहुत कम है। आप ये जो जवान मारे गए, इनका कोई ह्यूमन राइट नहीं था, इनके ह्यूमन राइट से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके वो जो उम्मीदवार हैं, वो उनके फैसले अगर समाज को प्रभावित कर रहे हैं, तो फिर समाज में रहने वाले व्यक्ति का, देश में रहने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि वो आपसे पूछे ये सवाल कि वाकई आप किस सोच के साथ, विचारों की ही तो लड़ाई की बात हो रही है ना, तो यहाँ तो विचारों में ही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा विचार राष्ट्रवाद के साथ है और कौन सा राष्ट्र विरोध के साथ। मैं जल्दी से विभू जी का भी एक कमेंट और सुनील जी का एक कमेंट, उसके बाद आप लोग के पास आती हूँ। विभू जी बोलिए विभू जी। हाँ जी विभू जी, सुनिए, ये जो जिस तरीके की परिस्थिति है, ये परिस्थिति, ये राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद, हाँ बोलिए आप। मैं ये कह रहा था लावनी जी कि हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, नासे काल विनाशे बुद्धि। अब ये बताइए कि भारत के सर्वोच्च पद पर जिस तरीके से नक्सलवाद को समर्थन करने वाले को इन्होंने इस तरीके से उसको उम्मीदवार बनाया है, कितनी शर्मनाक बात है। इनके पास क्या कैंडिडेट नहीं है? कांग्रेस इतनी जो है लाचार हो गई इस देश में, इनके पास विपक्ष इतना, यहाँ पर लौह पुरुष हमारे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के सामने क्या ये लोग घुटने टेक दिए क्या? इनके पास क्या कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं क्या कि इन्होंने समर्थन? आपको याद होगा जब अजीत जोगी जी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, वो लगातार उनके वहां इतने सारे नक्सलवाद की, इतने बड़े बड़े वहां जो है कांग्रेस के बड़े नेता, मंत्री से लेके वहां बहुत सारे जो मंत्री के पुत्र भी जो वहां पर मारे गए थे वो लोग। क्या ये और चाह रहे हैं, और भी हत्याएं चाह रहे हैं क्या ये लोग? इस तरह के आदमी को ये बना रहे हैं क्या? इनके पास आदमी की क्या कमी है क्या? इस तरह के लोगों को आप बताइए कि यहाँ हमारे यहाँ इतने अच्छे उम्मीदवार हमने दिया। अगर आपको यहाँ चुनावी प्रक्रिया है तो आपको उस तरीके से उम्मीदवार आपको लेना चाहिए था, हमसे मदद ले लेते आप। हम लोग यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग चिराग जी हमारे जो नेता हैं, वो कोई उम्मीदवार आपको सजेस्ट कर देते विपक्ष से ही। इस तरीके से नक्सलवाद तो यहाँ नासे काल विनाशे बुद्धि है। इस देश में आने वाले समय में जो कांग्रेस मुक्त भारत, यहाँ एनडीए का पूरा झंडा जो है लहराएगा 2900 राज्य में, आने वाले समय में उसका नतीजा ये लोग खुद ही, ये लोग घुटने टेक कर आप प्रमाण दे रहे हैं जी। ठीक है सुनील कौशिक जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी हम उम्मीदवार उतारते हैं, जो हम चेहरे सामने रखते हैं, उन चेहरों से ही परसेप्शन बनता है, और यहाँ पर एक परसेप्शन इस नाम के साथ जुड़ा हुआ है कि एक ऐसा फैसला जिसने प्रभावित किया उस आंदोलन को, उस अभियान को, जिसकी वजह से अगर आज की तारीख में 2026 की बात है, 2020 में ही भारत नक्सलवाद मुक्त हो चुका होता। और यही बात तो गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं। किस तरह से लेते हैं आप इसे, डॉक्टर सुनील जी? देखो, संवैधानिक पदों पर जब आप आसीन होंगे तो निश्चित तौर से देश के हर एक नागरिक को ये जानने का अधिकार होता है तो उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा। और ये हम लोग देखते भी हैं कि पुराने भविष्य में जो भी आप निर्णय लेते हैं, निश्चित तौर से वर्तमान भी उससे प्रभावित होता है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो जाता, लेकिन जो रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री 2005 में थे और जब ये अभियान चला और तमाम एनजीओ, सिविल सोसाइटी को लोग जब कोर्ट गए, तो एक तो खामी मैं खुद देखता हूं पत्रकार होने के नाते कि 2005 से 2011 में जब डिसीजन हुआ तो 6 वर्ष की कम से कम सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर लेता कि 6 साल में इस अभियान को चलाने से क्या नफा क्या नुकसान हुआ है, उसके बाद निर्णय लेता। बिल्कुल सही बात है, तमाम एनजीओ सिविल सोसाइटी के लिए काम करते हैं और ये सब देखते हैं कि इनका ह्यूमन राइट्स किसको है किसको नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ह्यूमन राइट्स सबके लिए है, केवल उनके लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण लावनी ये बात है, जहां तक हम लोग देखते हैं कि नक्सलवाद किसकी सरकार के रहते हुए इस देश में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता चला गया। नक्सलवाद में जो लोग प्रभावित थे उन्होंने हथियार उठाने के लिए कैसे वो मजबूर हुए, ये सब भी देश जानना चाहेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आखिर में नक्सलवाद 2 साल में 4 साल में डेवलप हो गया। जहां दशकों दशक उसको लग गए, जहां लाखों की संख्या में युवाओं ने हथियार उठाए और ऐसा खून खराबा करने के लिए तैयार हो गए कि वो जनमानस की भी हत्या करने लगे। आप सेनाओं पे हमला करने लगे और उसको बाद छोड़ दीजिए, आप नेताओं पे हत्या होने लगी, नेताओं की हत्या होने लगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय उन्होंने उस समय लिया, निश्चित तौर से ये बात सही है कि वो निर्णय नहीं लिया गया होता तो नक्सलवाद की जो स्थिति आज है वो इतनी विकराल रूप से न होती। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब उनको प्रत्याशी बनाया गया, उनका एक बयान था जहां पत्रकार होने के नाते मैं भी इस बात से असहमत था। उन्होंने कहा कि मैं 60% देश की जनता का प्रतिनिधित्व करूंगा। ये राजनीतिक पद नहीं है, ये राजनीतिक भाषा नहीं बोली जा सकती इसमें।
जिन लोगों के पास आपको वोट मांगने हैं, एक संवैधानिक पद के लिए जो व्यवस्था बनती है वो होती है। आपका ये बयान कि मैं 60% जनता का प्रतिनिधित्व करूंगा, इससे मैं भी सहमत नहीं था। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण लावनी बात यह है कि जो भी उपराष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए, संवैधानिक पदों पर जो भी लोग होते हैं, निश्चित तौर से देश में चर्चा होनी चाहिए, परिचर्चा होनी चाहिए। एक देश का उपराष्ट्रपति 10 साल तक रहे और रिटायरमेंट हो जाने के बाद, हटने के बाद वो कहे कि मुझे डर लगता है भारत में, तो कम से कम उनकी मानसिकता को आंकने का तो अधिकार इस देश की जनता को है ना। कि जब 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे तब तक इस देश में आपको डर नहीं लगा, तब आपने ये नहीं देखा कि अल्पसंख्यक पर अत्याचार क्या हो रहे थे, ये नहीं, और पीएफआई के मंच पर जाने से नहीं डर लगा था, ये भी है, इसका जिक्र भी करना चाहिए। पीएफआई के मंच पर जाने से डर नहीं लगा था, लेकिन देश ने जो सम्मान दिया उससे जरूर डर लगा था। मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त हो गया है। राहुल साहब और धर्मेश जी इसके बाद आप लोग को आमने सामने करूंगी, और विभू जी भी हैं, और सुनील जी आप आकलन करते रहिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये संवैधानिक पद, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे पद पर आसीन होने की बात हो रही है जो देश के लिए एक बड़ा आईना प्रस्तुत करता है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के लिए यह सवाल पूछा जा रहा है कि हर बार ऐसे ही चेहरों का चयन क्यों किया जाता है विपक्ष की तरफ से, जो कहीं ना कहीं से सवालों के घेरे में हो। क्या इस बार भी विपक्ष ने ऐसे चेहरे को चुनकर खुद से ही, पहले से ही क्या सेल्फ गोल नहीं कर लिया है? तो बड़ी चर्चा आज हो रही है, क्योंकि उम्मीदवार सामने रख दिए गए हैं उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए। एक तरफ एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन हैं, तो दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी हैं, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और ऐसे में क्योंकि अब पूर्व जज रहे हैं और एक फैसला जिसने कई सवाल खड़े किए थे सलवा जुडूम नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, उसी पर यह बड़ी चर्चा हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं। धर्मेश जी, एक आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ, आपको मेरे ख्याल से ज्यादा याद होगा, क्योंकि नुकसान सबसे ज्यादा आपके लीडर्स का ही होगा था। 25 मई 2013 फैसला कब आया था? 2011 में, और घटना 2013 की बता रही हूं। झीरम घाटी की घटनाएं, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर 1000 से अधिक नक्सलियों ने हमला किया, 33 लोग मारे गए थे। हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल मारे गए। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार इसे माना गया। तो क्या ये नहीं माना जाए कि इस फैसले के बाद, जो 2011 में जो फैसला आया, उसके बाद से देश में नक्सलवाद को बल मिला, नक्सली घटनाएं बढ़ी? क्या कांग्रेस इससे इंकार कर देगी? धर्मेश जी, देखिए मैडम, जवाब राहुल साहब इसका दीजिएगा। मैं आपको ना एक चीज बताना चाहूंगा। हाँ, हम जो बात कर रहे हैं, धर्मेश जी का फ्रेम थोड़ा ठीक कीजिए प्लीज। हाँ धर्मेश जी, कैंडिडेट श्री सुदर्शन रेड्डी जी, ठीक है, उन्होंने जो जजमेंट दिया था, क्या आपको लगता है कि उस जजमेंट की वजह से ये नरसंहार बढ़े? आपको लगता है ऐसा? सर, मैं फिर कह रही हूँ कि कोई भी फैसला समाज या राष्ट्र को अगर प्रभावित करे तो उस फैसले पर सवाल खड़ा होता है, और इस फैसले ने समाज को प्रभावित किया। इस फैसले के बाद की ही तो ये कहानी है ना, जो मैंने आपके सामने रखा। ये तो सिर्फ एक 2013 की बात रखी, आप बोलिए तो मैं 2011 की भी कहानियां बता देती हूँ आपको। आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो मैं कैसे आपको? नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन आप तर्कों पर बात कीजिए ना साहब। या तो मैं आपकी बात सुन लेता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है ना। नहीं, आप सुनते तो नहीं है धर्मेश जी, आप सुनते नहीं, बिल्कुल सुनते हैं सर। आप फैक्टलेस और बेसलेस बातें करते हैं, मुझे बोलना है, आप फैक्टलेस और बेसलेस बातें करते हैं। अच्छा एक सेकंड, मैं दे देती हूँ, आप दोनों को मौका देती हूँ, आप दोनों को मौका दे रही हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब, एक सेकंड जरा धर्मेश को सिर्फ स्क्रीन पर लेकर आइए। एक बात खाली धर्मेश जी मुझे बता दीजिए, मैं समझ लूंगी कि आपकी बात में कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है, क्या है। क्या कोई भी फैसला जो इस देश में लिया जाता है माननीय न्यायालयों द्वारा, वो फैसले क्या समाज, देश को प्रभावित नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर भी तो वही हुआ है। मैं वही बात तो आपसे कह रही हूँ जिसको आप नहीं सुनना चाह रहे हैं। आप है ना एक ही चीज पर क्यों हैं? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको जजमेंट पढ़ा है तो वो यही बात करता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा था। राहुल साहब एक सेकंड प्लीज, लेट मी कंप्लीट। हाँ बोलिए धर्मेश जी, रोक दिया मैंने उनको, बोलिए। क्या कह रहा हूँ, सलवा जुडूम जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, ठीक है, और वहां पे ह्यूमन राइट्स सबके साथ कर रहे थे। ये कौन कहता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी? विदु जी मेरी बात सुनिए, किसी सरकार ने लिख कर दिया आपको, आपने घर बैठ के तय कर लिया। सर, किसी सरकार ने, किसी लॉ एजेंसी ने, किसी आर्म फोर्स ने ये लिख कर दिया क्या? अपने घर में बैठकर आपने तय कर लिया। कौन सी रिपोर्ट कहती थी कि आउट ऑफ हो गया, आउट ऑफ हैंड हो गया? ये जो अर्बन नक्सलिज्म, मैं आपको है ना, सुनिए, आप दिल्ली में आपने शायद है ना, आपने दिल्ली में बैठकर तय करेंगे दांतेवाड़ा क्या होगा?
सर आपने छत्तीसगढ़ बना नहीं था ना जब आपने ट्रैवल नहीं करा उधर। आप एक बार ट्रैवल करते तो आपको पता लग जाता। सर मैंने बकायदा सलवा जुडूम को देखा है। बैठकर दांतेवाला का कैसे टैग कर देंगे आप ना ये आप ये नहीं बोल सकते। दिल्ली में बैठकर मैंने बहुत देश घुमा, आपसे ज्यादा देश घुमाया मैंने। मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ, आपने जजमेंट पढ़ा है क्या? आपने नहीं पढ़ा है जजमेंट, जजमेंट नहीं पढ़ा। सुनिए, मैं ये मेरे और आपके बीच का मामला नहीं है। मैं कितना घुमा, आप कितना घुमा, इससे बात नहीं। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, विदुजी सुनिए, दूसरा विचार ध्यान में। दांतेवाला में 1 साल पहले 76 आप बोल लीजिए, आप बोल रहा हूँ, आप शांति से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात, आपका आदेश मानकर बोल रहा हूँ मैं। सुनिए एक बार, देखिए दांतेवाला में 6 अप्रैल 2010 को 76 सीआरपीएफ के जवानों को निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। उसके आफ्टरमाथ में 1 साल पूरा होता है और इस प्रकार का एक फैसला आता है जिसमें कहा जाता है कि सलवा जुडुम की आवश्यकता नहीं। आज देश के गृह मंत्री जी, जो कि अब हम इस कगार पर है, इतने सफलता से हमने जो है नक्सलिज्म को खत्म किया है। सुनिए एक बार बात, आप सुनना ही चाह रहे हैं, आप सुनना ही चाह रहे हैं, आपने लाइन पकड़ ली है। आपको समझ कैसे आएगा जब सुनेंगे नहीं पढ़ा है सर? आपको समझ कैसे आएगा जब सुनेंगे नहीं? आप बोलने में ज्यादा नहीं पढ़ा है। आपने एक लाइन पकड़ ली है कि सलवा को डिसबैंड किया जाता है। आपको रीजन पता है? मैं बता रहा हूं। ठीक है धर्मेश जी, मैं जजमेंट पढ़ देती हूँ। धर्मेश जी, आपने शुरू में कहा था ना किसी ने जजमेंट नहीं पढ़ा, मैं जजमेंट पढ़ देती हूँ। आप भी अगर आपके पास इससे अलग कुछ पंक्ति होगी तो बता दीजिएगा। जजमेंट में क्या था? संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 यानी समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार का उल्लंघन है। ये कहा गया कि राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए उन्हें सस्ते तोप का चारा नहीं बना सकता है, यही कहा गया था। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज अगर ध्यान दी हो, अनुच्छेद 14 और 21 समानता का अधिकार, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूं कि ये पूरे नक्सलवाद के दौरान जो जवान मारे गए, जो ग्रामीण मारे गए, जो राजनीतिक चेहरे मारे गए, जो नेता मारे गए, उनके पास क्या ये अधिकार नहीं था? उनके अधिकारों की कोई मान्यता नहीं है क्या? उनके ह्यूमन राइट्स नहीं थे क्या? उनको ये अधिकार नहीं था कि वो स्वच्छंदता के साथ आगे बढ़े? ये जो फैसला दिया गया, ये फैसला क्या, ये फैसला सर्टेन लेवल तक तो सही था, लेकिन पूर्ण रूप से क्या ये सही था? क्या उन लोगों को नजरअंदाज नहीं किया गया जो मारे गए? आप जो आर्मी के और जो उनके ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, इस टाइम जो नक्सलाइट मूवमेंट को खत्म करने के लिए जो भाजपा सरकार जिस तरह के एफर्ट्स लगा रही है, ठीक है, क्या आपको लगता है वो गलत है? वो यही कोशिश कर रहे हैं ना कि नक्सलिज्म खत्म हो जाए। और आप बताइए अगर इसको कोई रावल साहब एक फोटो दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ले लीजिए। अगर कोई, मैं आपको बार-बार ये कह रहा हूं कि सलवा जुडुम जो है, जब नंदिनी श्रीधर ने ये पिटीशन लगाई थी, उन्होंने ये कहा था कि सलवा जुडुम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इनके ये यंग बच्चों को हायर कर रहे हैं जिनको हथियार चलाना नहीं आता है। सुनील जी, मैं इसके बाद आप ही के पास आ रही हूं। एक फोटो जरा दिखा रहे थे रावल साहब, एक फोटो दिखाना चाहते थे, फुल स्क्रीन फोटो दिखा दीजिए जरा जल्दी से। कुछ दिखा रहे थे आप रावल साहब, आप फुल स्क्रीन लीजिए रावल साहब को। एसपीओ बन सकता है ये बच्चा, प्रोफेसर विधु रावल जी को फुल स्क्रीन लीजिए। कांग्रेस की असलियत है, ये लोग जो है लगातार देश के विरुद्ध इनकी जो है एक्टिविटीज रही हैं। सत्ता में रहते हुए किस प्रकार से ये आतंकवादियों के समर्थक रहा करते थे, ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप देखिए किस प्रकार से एक के बाद एक तस्वीरें जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर यासीन मलिक, जिसने बीबीसी में सेंट स्टीफन्स को ये कहा था कि मैंने इतने सारे आतंकवादी मारे। इनकी सिंपैथी जो है ना, धर्मेश जी की पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, इनकी सिंपैथी हमेशा टेररिस्ट के साथ रही है। ये सवाल यही बड़ा है कि क्यों सिंपैथी ऐसे लोगों के साथ जो देश विरोधी ताकतों का, जो जिन पर एक ठप्पा लगा हो। सुनील कौशिक जी बार बार वो समानता के अधिकार 14 और 21 की बात कर रहे हैं, और मैं बार बार एक ही बात कह रही हूं कि सर्टेन लिमिट तक तो समझ में आता है, लेकिन बियॉन्ड द लिमिट नहीं समझ में आता। आप अर्बन नक्सलवाद किस तरीके से हमारे देश के लिए दीमक हुआ था, हमने देखा है, झेला है। आज भी काफी हद तक कुछ चीजें अभी चल रही हैं जिसे रोकने की जरूरत है। डॉक्टर सुनील कौशिक। नहीं, बिल्कुल है। और ऐसा नहीं है कि देखो, जो अभियान उस समय चलाया था रमन सरकार ने, उसमें तमाम कांग्रेस नेताओं ने नेतृत्व भी उस समय किया था। और इस आदेश के आने के बाद क्या आंदोलन नहीं हुआ वहां पे? क्या इसका विरोध नहीं हुआ? और इस आदेश को लागू करने के बाद फर्क क्या पड़ा, ये भी तो कांग्रेस को बताना चाहिए ना। कि ठीक है, आदेश कर दिया, सरकार ने लागू कर दिया, उसके बाद हुआ क्या? अच्छे नतीजे आए क्या उसके बाद? अच्छे नतीजे नहीं आए ना। और जिनकी बात कर रहे हैं उनका प्रोफाइल पे नहीं जाएंगे क्या? कि जो व्यक्ति 1988 में आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए, किसने किए?
और 10 साल में आप 1995 में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बन गए, और आप 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त हो गए, और 2007 में 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए वो। आप देखिए, क्या ये नहीं बताया जा रहा कि कौन उनके पीछे था? बताने की आवश्यकता है क्या? 1971 में जिन्होंने वकालत शुरू की, वो 1988 में आंध्र प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए, और उसके बाद एडवोकेट जनरल नियुक्त हो जाने के बाद वो हाई कोर्ट के, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने 1995 में, 7 साल में, केवल 7 साल में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आप न्यायाधीश बन जाते हैं। तो ये सब चीजें समझ में आती है ना देश के, मैं इसमें नहीं जाना चाहा, लेकिन जब उनका प्रोफाइल आप खंगालेंगे तो ये पाएगा कि बिल्कुल किसी न किसी राजनीति से प्रेरित होकर के वो न्यायाधीश बने हुआ। जिस सरकार के एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए वो किसकी सरकार थी? किसने नियुक्त किया? इस बात की भर्त्सना वहां कांग्रेस के नेताओं ने भी किया जब 2011 में लागू हुआ। तो कहने का तात्पर्य सीधा है कि जो फैसला उन्होंने लिया, उस फैसले के बाद बदलाव जो नक्सलवाद को लेकर के जो अपेक्षा की गई थी, वो अपेक्षा नहीं पूरी हुई। वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। ह्यूमन राइट्स जिसको लेकर ये कहा गया, लेकिन ह्यूमन राइट्स किसका सबसे ज्यादा खतरे में पड़ा? जो जवान वहां पहुंचे, जो जवानों का बलिदान देना पड़ा है। मैं विभू जी का एक कमेंट लेके फिर लास्ट में एक बार फिर से राहुल साहब और धर्मेश जी को आमने सामने करना चाहती हूँ। विभू जी, देखिए, एक बात तो तय है कि अब ये कहा जा रहा है कि अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर आजकल बहुत जंग शुरू हो जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल विपक्ष जो चेहरा सामने रख रहा है वो नक्सलवाद को संवैधानिक वैधता देने वाला चेहरा है। विपक्ष एक्सपोज हो रहा है, मानते हैं आप विभव जी? तो धर्मेश जी को कहूंगा कि आपने इतना अच्छा आज शो किया ये वाला, उनको तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलकर उम्मीदवार को चेंज कर देना चाहिए। इस तरह के उम्मीदवार आप बताइए जिन्होंने नक्सलवाद को समर्थन किया। ऐसे आदमी अगर गलती से उपराष्ट्रपति बन गए तो क्या होगा इस देश का? आप खुद सोचिए, हम लोग एक सामान्य नागरिक की तरह अगर सोचे तो क्या होगा? ऐसे लोगों को तो समर्थन करना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस के पास तो और उनको दोबारा से विचार करना चाहिए। तो सोशल मीडिया में तो गलत गलत जो है, जो मैं आपको बोल नहीं सकता, उस तरह के लोग जो है कमेंट करने लग गए हैं जब से इनके जो उम्मीदवार इन्होंने दिए हैं। तो बिल्कुल इनको तो दोबारा से इनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको तो मैं कहूंगा अपनी पार्टी की तरफ से कि कम से कम एक बराबरी तो होनी चाहिए ना, कि जो दो अलग अलग जो वहां चुनाव होंगे एनडीए और लगना चाहिए। नहीं तो इनको तो सीधा जो बोल देना चाहिए कि ठीक है जी हम उतर जाते हैं, अब नहीं हमारे जो सीधे हो जाएंगे, निर्विरोध हो जाएंगे उपराष्ट्रपति। तो ऐसे इनको तो सरेंडर कर देना चाहिए था जी। धर्मेश जी, कहीं जल्दी तो नहीं हो गई साउथ बनाम साउथ? हालांकि गृहमंत्री साहब कह रहे हैं ये करना नहीं चाहिए, देश से तो कहीं से भी कोई आ सकता है उम्मीदवारी के लिए, लेकिन आप लोगों ने लगता है जल्दीबाजी करती है, और ये जल्दीबाजी सेल्फ गोल तो नहीं हो जाएगी आप लोगों के लिए? धर्मेश जी, बिना जांच पड़ताल के किसी को धर्मेश जी और रावल जी को जरा एक बार आमने सामने ले लीजिए। धर्मेश जी, सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा? कैंडिडेट का जो फैसला होता है एक सेकंड धर्मेश जी को बोले लीजिए, राहुल साहब फिर आप जवाब दे दीजिए। ये जज बनाने की फैक्ट्री जो इंदिरा गांधी के घर से निकलते थे जज, इंदिरा गांधी घर में बैठकर जो तय किया करती थी जज जो निकलते थे, जो कमिटेड जुडिशरी की बात इंदिरा गांधी जी कहा करती थी, जो राजीव गांधी जी के दोस्त जो है अगले दिन देश के न्यायालयों में जज बन जाया करते थे, ये उनका एक सीधा मामला है। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने इस डिबेट के अंदर बात की कि कांग्रेस के नेता मारे। ठीक, देखिए आप ध्यान से समझिए। धर्मेश जी काउंटर आंसर दे दीजिए जो आरोप लगा रहे हैं राहुल साहब, जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, धर्मेश जी का जवाब ले लेते हैं। धर्मेश जी बोलिए। बीजेपी का आप पिछले 11 साल से देखिए, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वो सब खराब थे। ये तो गांधी खानदान के अलावा सभी कितने वीसी शुक्ला मारे गए, कितने अजीत जोगी, सरकार आपकी है सर, पूरा का काफिला उड़ा दिया। ठीक है, लेकिन गांधी खानदान के अलावा ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन एक चीज बस धर्मेश जी चलते चलते ये बता दीजिए, सेल्फ गोल तो नहीं हो गया है ना? सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया आप लोगों ने? धर्मेश जी, सिर्फ उनको बलि का बकरा बना दिया मुझे लग रहा है। धर्मेश जी, आपसे सवाल एक सेकंड राहुल साहब प्लीज। वो इलेक्शन के टाइम पे पता लगता है। चलिए, इलेक्शन के टाइम पे बहुत कुछ पता चलेगा, नंबर्स का खेल होता है और नंबर्स ये भी सब जानते हैं कि किसके पक्ष में है। हालांकि चलिए, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने समय दिया, लेकिन इतना जरूर है, ये मुद्दा राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। जब हम किसी संवैधानिक पद पर उम्मीदवारी की बात करते हैं और उम्मीदवार उतारते हैं, तो हमारा देश और देशवासी ये जानना चाहते हैं कि हमारी उम्मीदवार
उनकी सोच क्या है, उनका विचार क्या रहा है, उनकी वैचारिक सोच क्या है, उनका पिछला बैकग्राउंड क्या रहा है। और ऐसे में अगर एक फैसला समाज और देश को प्रभावित करने वाला हो और वो फैसला सवालों के घेरे में हो, तो फिर आज इस उम्मीदवारी पर भी सवाल उठता है। विपक्ष को विश्लेषण करना होगा। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रण क्षेत्र के साथ। जय हिंद।